गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस पोर्शन रिवाइज करवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को याद हो। मैं पहले भी ये चीजें एक बार आपको बता चुका हूँ और मैं आगे भी बताऊंगा। जब जब रिंग वाले रिएक्शंस आएंगे, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमें पढ़नी होंगी, तब मैं आपको प्लस आई और प्लस आर माइनस आई माइनस आर इनके कॉन्सेप्ट्स रिंग के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करवा दूं। मैंने लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ओवर फिनॉल स्टार्ट करवाया था और मैंने आपको बताया था कि रिंग के ऊपर जब OH लगा होता है तो ये OH किस तरह का आई इफेक्ट और किस तरह का आर इफेक्ट एग्जिबिट करता है। एक्सपेक्टेड तो ये था कि ऑक्सीजन एक बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई के थ्रू शायद ये रिंग के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन क्या इसका माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग था? नहीं था। उसका रीजन ये था कि ऑक्सीजन एक्चुअली उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो डायरेक्शंस में डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर हाइड्रोजन पे भी अप्लाई होती है कुछ, और पार्शियली कुछ रिंग पे भी अप्लाई होती है। तो ऑक्सीजन अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रिंग के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाता, बिकॉज पार्शियली इट हैज टू बी अप्लाइड ओवर हाइड्रोजन आल्सो। सो ऑक्सीजन खींचता तो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं खींचता। रिलेटेड टू ऑक्सीजन क्लोरीन ज्यादा इफेक्टिवली खींच लेता है। तो हमने देखा था क्लोरोबेंजीन में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसका माइनस आई माइल्ड हो गया था, माइल्ड माइनस। और जब माइनस आई माइल्ड हो गया ना, तो इसका जो प्लस आर था वो आई के ऊपर डोमिनेट करने लगा, एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग प्लस आर। यानी कि माइनस आई के थ्रू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटली ऊपर खींच रहा है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली नीचे दे रहा है। सो हल्का सा विड्रॉ कर रहा है, स्ट्रांगली रिलीज कर रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट तो ये आएगा ना माइनस आई और प्लस आर का, कि अल्टीमेटली रिलीज ज्यादा हो जाए। विड्रॉ कम हुए, रिलीज ज्यादा हुए, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट बढ़ी एज कम्पेयर टू एन अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग, अगर एक खाली रिंग लें तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, ना माइनस आई ना प्लस आई, कुछ भी नहीं है। उसके कंपैरिजन में इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, माइनस आई कम करा, प्लस आर बहुत ज्यादा करा, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से ये रिंग एक्टिवेटेड हो गई। तो OH इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबसे पहले तो याद रखना है, OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है जो माइल्ड माइनस आई स्ट्रॉन्ग प्लस आर करता है, और ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बिसाइड्स दिस मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए ऑक्सीजन का माइल्ड माइनस आई इसीलिए है ना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो जगह डिवाइड हो गई। लेकिन इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि अगर हाइड्रोजन निकलकर चला गया, O पे नेगेटिव रह गया, तो इसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए H प्लस निकलकर ही चला जाता है और अपनी इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाता है, तो अब इसका माइनस आई रहेगा ही नहीं, अब ये प्लस आई हो जाएगा। याद है आपको? क्योंकि ऑक्सीजन इस केस में ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। आइए जल्दी आगे आगे आ जाओ दोनों। पीछे करना नहीं कहते, पीछे करना चाहिए, अंदर चाहिए, इस फोन से बचा और अंदर। आपका कोई बैच होता है इससे पहले कोई बैच होता है? टाइम से आया करो फिर अगली क्लास। तो देखिए ऑक्सीजन पे से जब H प्लस निकल गया तो ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर विद अ नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड एनी एलिमेंट व्हिच ऑलरेडी हैज अ नेगेटिव चार्ज विल डेफिनेटली नॉट टेंड टू इंक्रीज इट्स चार्ज। जिसके पास पहले ही नेगेटिव आ गया वो और इलेक्ट्रॉन खींच के अपने नेगेटिव को बढ़ाना नहीं चाहेगा, बल्कि वो नेगेटिव को रिलीज करके अपने नेगेटिव को कम कर देना चाहेगा। तो ये अब की बार ये प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए प्लस आई एग्जिबिट करने लगेगा। तो एक तो प्लस आई ऊपर से, क्योंकि अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी जल्दी से नीचे चला जाए, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग प्लस आर था वो एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आर हो जाएगा। तो प्लस आई एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आर की वजह से फिनॉक्साइड और भी ज्यादा एक्टिवेटिंग हो जाता है। फिनॉल अपने आप में एक्टिवेटिंग है, लेकिन फिनॉक्साइड और भी ज्यादा एक्टिवेटिंग। पहले आप सब लोग बताइए जो ऑनलाइन है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, आगे सर। देखिए इसी बेसिस पे हम लोगों ने पहला रिएक्शन स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में, ब्रोमिनेशन। एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट, ब्रोमिनेशन में हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करेंगे, हमने यहाँ पे ब्रोमीन इन एक्वस मीडियम लिया था क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एंड वी नो कि जब कोई चीज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होती है तो अटैकिंग एजेंट एक रिंग में ऑर्थो पे और दूसरी रिंग में पैरा पे अटैक करता है। ऑर्थो और पैरा दो अलग अलग रिंग्स में बनने एक्सपेक्टेड होते हैं। यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा मिलेगा, लेकिन एक अनयूजुअल बिहेवियर हमने यहाँ पे देखा कि ब्रोमीन में एक ही रिंग में
ट्राई सब्स्टिट्यूशन कर दी, एक ही रिंग में तीनों जगह ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे अटैक कर दिया, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। अब इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो और पैरा अलग अलग रिंग में मिलना चाहिए था, एक ही रिंग में क्यों मिल गया? बताइए शुभ्रा, याद है आपको? रिकॉर्डिंग में नहीं देखी आपने? रिकॉर्डिंग देख लिया करिए। अनुभव आप बताइए क्या रीजन था कि एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रही थी? अनुभव, गौरी? तब वो एक्वस हो जाता है तो वो O माइनस हो जाता है और उस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है OH से ज्यादा। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने। मैंने आपको बताया था एक्वस मीडियम में एक्चुअली ये फिनॉल डिसोसिएट हो जाता है टू फॉर्म फेनॉक्साइड, बिकॉज वी नो फिनॉल इज एन एसिड, और एसिड की ये नेचर होती है कि पानी में डालने पे वो अपना H+ दे देते हैं। तो जैसे ही हम एक्वस में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली OH नहीं रहेगा, ये OH निकल जाएगा और फिनॉक्साइड बन जाएगा। और जैसे ये फिनॉक्साइड बनेगा, मैंने भी आपको बताया, अब तो ये और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। अब तो ये प्लस आई भी करेगा, प्लस आर भी करेगा, और दो दो तरह से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आएगी प्लस आई एज वेल एज प्लस आर के थ्रू, तो हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। ये मत भूलिए कि रिंग पहले भी इलेक्ट्रॉन रिच थी, जब कुछ नहीं लगा हुआ था तब भी रिंग इलेक्ट्रॉन रिच थी, फिर OH आया, उसने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया, और उस OH में से भी H निकल गया, O नेगेटिव बन गया, उसने और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया। तो फिनॉक्साइड इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कि यहां से जब Br पॉजिटिव जनरेट होता है तो वो एक ही रिंग में जहां जहां उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है सब जगह अटैक कर देता है। तो एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन होने का मेन रीजन ये है फिनॉक्साइड का बनना। अगर आप चाहते हो ना कि एक रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन ना मिले, अलग अलग मिले, तो आपको फिनॉल से फिनॉक्साइड बनना रोकना होगा, और अगर फिनॉल से फिनॉक्साइड बनना रोकना है तो ये एक्वस मीडियम हटाना होगा, क्योंकि एक्वस मीडियम की वजह से ही तो फिनॉल डिसोसिएट हो रहा है। तो हमने बी पार्ट में यही रिएक्शन नॉन एक्वस मीडियम में करा, CS2 या CCl4 करवा दिया ना मैंने, बी पार्ट का रिएक्शन तो लिखवा दिया, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट सेपरेटली, द रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2। जब आप CS2 की प्रेजेंस में करेंगे यही रिएक्शन, तो अब आपको 3Br2 भी दिखाने की जरूरत नहीं है, Br2 ही दिखाना है। CS2 की प्रेजेंस में जब आप यही रिएक्शन करेंगे तो अब की बार यहाँ पे फिनॉल ही बना रहेगा, ऑल्दो फिनॉल भी एक्टिवेटिंग है लेकिन फिनॉक्साइड जितना नहीं है। तो यहाँ पे रिंग पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल नहीं होंगी, और इसलिए आपको ऑर्थो प्रोडक्ट अलग और पैरा प्रोडक्ट अलग मिलेगा। ये ऑर्थो मिल गया और एक पैरा मिल। पहले तो मुझे यहां तक की बात बता दीजिए कि किसी को अगर नहीं समझ में आया कि CS2 के आने से क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा अलग अलग क्यों मिलने लगे, इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है या क्लियर है? बताइए भूमिका, आपको डाउट है? पक्का ना? एनीबडी एल्स, किसी को डाउट है? मैंने कुछ बी पार्ट की कोई थ्योरी नहीं लिखवाई थी? पक्का ना? देख लीजिए कभी ऊपर वाले पार्ट में लिखवा दी होगी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट सेपरेटली, ठीक है। सो बी पार्ट में आपने इक्वेशन अगर नोट कर रखी है तो इसके नीचे ही लिख लीजिए, एक स्टेटमेंट मेंशन कर लीजिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन the ortho and para products separately, in order to obtain the ortho and para products separately, we have to prevent the formation of phenoxide. We have to prevent the formation of phenoxide, and hence the reaction is carried out, in presence of a non-polar solvent, like CS2 or CCl4, non-polar solvent like CS2 or CCl4. एक बार मैं फिर पूछ रहा हूं, ब्रोमिनेशन के ए या बी पार्ट में कोई भी डाउट है तो बताइए,
अदरवाइज आपको सब क्लियर है तो हम सेकेंड रिएक्शन पे मूव करते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम नाइट्रेशन पर। किसी को भी कोई डाउट है? आप में से किसी को कोई डाउट? पक्का? आर इफेक्ट, आई इफेक्ट सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? एंड आप लोग बताइए जो ऑनलाइन है, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम सेकेंड रिएक्शन पे मूव। अच्छा, एक चीज और मैंने उस दिन बताई थी, मैं पूछ लेता हूँ, देखते हैं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। संस्कृति, आप बताइए मुझे कि जनरली द हैलोजनेशन हैज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड। जैसे हम क्लोरीनेशन करते थे तो एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे। ब्रोमिनेशन में हमें FeBr3 लेना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे कोई, जब हमने स्पेशली एक्वस मीडिया में यहाँ पे हमने रिएक्शन करा तो हमने कोई लुईस एसिड नहीं लिया। तो फिर ये जो Br-Br बॉन्ड है ये हेट्रोलिटिकली कैसे टूटता होगा, Br पॉजिटिव कैसे बनता होगा? क्योंकि जब तक Br पॉजिटिव नहीं बनेगा तब तक वो अटैक नहीं करेगा। मैंने क्या रीजन बताया था? ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। सो संस्कृति पहले आप बताइए व्हाट इज द रीजन कि हम नहीं लेते हैं यहाँ पे FeBr? सर क्योंकि फिनॉल रिंग इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो वो खुद ही Br को हेट्रोलिटिकली ब्रेक कर देता है। एग्जैक्टली। अब सानवी आप बताइए, आपको तो सुनाई नहीं दिया होगा क्या बोला? हाँ बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि OH की एक्टिवेटिंग नेचर की वजह से दिस रिंग बाय इटसेल्फ इज सो इलेक्ट्रॉन रिच कि इसके इलेक्ट्रॉन रिचनेस की वजह से जैसी एक न्यूट्रल चीज भी पास आती है ना, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि इसमें बहुत सारा नेगेटिव है और ये Br न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव चीज भी जब आप किसी न्यूट्रल चीज के पास ले जाओगे तो इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को दूर रिपेल करके पॉजिटिव को खींच लेगा अपने पास, समझ रहे हैं? बिकॉज दिस इज इंटेंसली नेगेटिव, दिस इज हाईली नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये खुद ही इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव पार्ट को पोल करके निकाल लेती, खुद ही Br पॉजिटिव को पोल कर लेती। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होती तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसी एक्सटर्नल लुईस एसिड की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ती because the ring by itself is so electron rich कि it polarize the Br bond और it withdraw the Br positive towards itself। सही है? अब देखिए हम सेकेंड रिएक्शन जो करेंगे ना वो इस फर्स्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज नाइट्रेशन। हेडिंग डालिए नाइट्रेशन। जैसे ब्रोमिनेशन के अंदर तो हमने दो पार्ट देखे, ए और बी। ए पार्ट में कुछ अनयूजुअल बिहेवियर आ रहा था तो उसे करेक्ट करने के लिए हमें बी पार्ट देखना पड़ा। नाइट्रेशन में तीन पार्ट्स देखेंगे, ए, बी और सी, यानी कि यहाँ पे और भी ज्यादा अनयूजुअल बिहेवियर आने वाला है। पहले मुझे ये बताइए कि नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप रिंग पे लगाया जाता है? NO2, नाइट्रो। और किसी को ये याद है कि नाइट्रेशन किस, बिल्कुल ठीक है नाइट्रो। किसी को ये याद है कि ये नाइट्रेशन किस रिएजेंट से करी जाती है? क्या लेती हैं जिससे नाइट्रेशन करी जाती है? क्या चीज? नहीं, सिल्वर नाइट्रेट तो बिल्कुल नहीं। यस, concentrated HNO3 और concentrated H2SO4। एग्जैक्टली, concentrated HNO3 plus H2SO4 का मिक्सचर which is also known as a nitrating mixture। HNO3 plus H2SO4 का मिक्सचर लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे भी वही लिया इनिशियली, लेकिन उस मिक्सचर से हमें दो अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिले। तो पहले ए पार्ट लिखो, ए पार्ट लिखिए इसके अंदर। when phenol is treated with the concentrated mixture of HNO3 and H2SO4, HNO3 and H2SO4, then again due to the very high activating nature of phenoxide, due to the very high activating nature of phenoxide, all the ortho and para positions are substituted
within the same ring, substituted within the same ring, are substituted within the same ring, and moreover, the product is obtained. Moreover, the product is obtained in very less yields, product is obtained in very less yields due to the strong oxidizing nature of HNO3 and H2SO4. HNO3 and H2SO4, which oxidize most of the phenol, यहां तक लिखा सबने? यस सर। देखिए, जब हम फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें दो अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिलते हैं। पहला अनयूजुअल बिहेवियर तो जैसे ब्रोमिनेशन में हुआ था ना कि एक ही रिंग में तीनों जगह ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। NO2 लगेगा लेकिन अलग अलग रिंग में नहीं लगेगा, एक ही रिंग में 2 पे NO2, 4 पे NO2 और 6 पे NO2 लग जाएगा। जो हमें अलग अलग रिंग में चाहिए थे एक ही रिंग में लग गया, ये एक अनयूजुअल बिहेवियर है। वी हैव टू जस्टिफाई कि ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा, ये जो प्रोडक्ट मिला ना, ये बहुत ही कम यील्ड्स में मिला, वेरी लेस यील्ड्स बहुत कम मिली। मतलब अगर आप यहाँ पे 100% फिनॉल लेकर चल रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सारा का सारा 100% फिनॉल इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन पता चला कि जितना आप यहाँ पे लेकर चलते हो ना उसका 10% यहाँ तक पहुंचता है, 90% तो यहाँ पहुंचा ही नहीं, 90% प्रोडक्ट ही नहीं बना, 90% फिनॉल कहां चली गई वो भी मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। ठीक है, सो एक तो ये याद रखिएगा, पहला अनयूजुअल बिहेवियर ये है कि हमें एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, और दूसरा अनयूजुअल बिहेवियर ये है कि प्रोडक्ट सिर्फ नियरली 10 to 15% मिला, बाकी की 85% ऑफ फिनॉलिक रिंग वेस्ट हो गई। वेस्ट होके क्या हो गया उसका वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आप पहले ये नोट करो ए पार्ट। करा नोट? देखिए, पहले तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जितने भी एसिड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो कि या तो वो डाइल्यूट होते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, सो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हम बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं हम? जिसमें वाटर की अमाउंट कम है। वाटर की अमाउंट कम है, ये तो नहीं वाटर है ही नहीं, वाटर है लेकिन कम है। एसिड देखो, एसिड एक्ट ही तब करता है जब उसे पानी में मिलाया जाए, बिना वाटर के तो वो एसिड ही नहीं है। आपने एसिड की डेफिनेशन ही ये पढ़ते हो कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H पॉजिटिव ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। वो बात अलग है कि आप उसे कम पानी में मिला लो या ज्यादा पानी में मिला लो, लेकिन पानी में मिलाना जरूर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे आपको ये समझानी है कि इवन इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 वाटर की प्रेजेंस तो यहाँ पे, और अगर वाटर की प्रेजेंस यहाँ पे भी है तो ये फिनॉल डिसोसिएट होकर फिनॉल
फिनॉक्साइड यहाँ पे भी बनेगा, जैसे एक्वस ब्रोमीन में बना था। फिनॉल डिसोसिएट होगा, फिनॉक्साइड बनेगा, और एक बार फिनॉक्साइड बन गया तो आपको पता है वो प्लस आई और प्लस आर के थ्रू रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा, और रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जैसे Br ने एक ही रिंग में तीनों जगह अटैक करा था, NO2 भी एक ही रिंग में तीनों जगह अटैक करेगा। तो एक ही रिंग में तीनों जगह अटैक करने का रीजन है कि अगेन यहाँ पे फिनॉक्साइड बन रहा है, समझ रहे हैं, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी में कम कुछ देखना पड़ेगा कि हम उसे कैसे अवॉइड करें, क्योंकि आपको नाइट्रेशन के लिए HNO3 तो लेना ही पड़ेगा, और HNO3 इज एन एसिड, बिना पानी के वो लिया भी नहीं जा सकता, पानी तो आएगा ही आएगा। फिर देखेंगे बी पार्ट में अवॉइड कैसे करेंगे, लेकिन पहले आपको एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन का रीजन तो समझ में आ गया। दूसरा, आप ये भी मानते हैं कि चाहे फिनॉल हो या फिनॉक्साइड हो, चाहे वो फिनॉल हो या फिनॉक्साइड हो, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं दोनों ही, जिसकी वजह से ये रिंग बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। रिंग पे पॉजिटिव चीजें अटैक करती हैं, और पॉजिटिव चीजें तब ज्यादा जल्दी अटैक करेंगी जब इस पे नेगेटिव ज्यादा होगा, और चाहे फिनॉल हो या फिनॉक्साइड हो, दोनों ही बहुत ज्यादा नेगेटिव बढ़ा रहे हैं। फिनॉक्साइड और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन फिनॉल भी तो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फिनॉल और फिनॉक्साइड दोनों ने ही रिंग को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना रखा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना रखा है, और इतनी ज्यादा रिएक्टिव, इतनी ज्यादा सेंसिटिव रिंग के ऊपर जब आप इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हो, ये याद रखिएगा, HNO3 और H2SO4 हैज अ ड्यूअल नेचर, कि वो एसिड तो होते ही हैं, लेकिन एसिड के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इतनी सेंसिटिव रिंग के ऊपर यूज करे जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे कि ये जो रिंग है ना, मान लीजिए दिस इज द रिंग, तो इसको जगह जगह से तोड़ देंगे, इसके सारे कार्बन कार्बन अलग कर देंगे, और वो जो कार्बन इसमें से निकलेंगे उन्हें CO2 बना के उड़ा देंगे, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन निकलेगा उसे ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में। तो मोस्ट ऑफ द फिनॉल डिकम्पोज हो जाएगी, फ्रेगमेंटेड हो जाएगी अपने कार्बन और हाइड्रोजन में, और उसमें से निकलने वाले कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O बन के उड़ जाएंगे। So 85% to 95%, 90% ऑफ फिनॉल तो वहां तक पहुंचती ही नहीं है, वो H2O और CO2 बन चुकी होती है, ठीक है। थोड़ी बहुत जो अनडिसोसिएटेड, अनफ्रैगमेंटेड बचती है, वो इस तरह का ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है। सो ये याद रखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, ट्राई सब्स्टिट्यूशन का रीजन तो ये कि फिनॉक्साइड बना था यहाँ पे, और उसने रिंग की रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया। और दूसरा, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज होने की वजह से रिंग इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि इतनी सेंसिटिव रिंग के ऊपर जब इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करे जाते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतनी सेंसिटिव रिंग को फ्रेगमेंट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर। समझ गए आप इस चीज को? एक बार आप थ्योरी पढ़कर देखो जो मैंने लिखवाई है, पूरी थ्योरी पढ़ो, क्या ये सारी बातें मैं ऑलरेडी लिखवा चुका, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़िए। आया समझ में सब लोगों को? यस सर, यस सर। अब देखो, हमें दो इंप्रूवमेंट करनी, क्या? एक तो हमें यील्ड्स बढ़ानी है, हम चाहते हैं कि वो जो वेस्टेज हुई है वो ना हो, और दूसरा हम चाहते हैं ऑर्थो और पैरा अलग अलग मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बी पार्ट लिखिए, ये नोट करा कि नहीं करा? कर लिया सबने? बी पार्ट लिखिए, in order to obtain the ortho and para products separately, in order to obtain the ortho and para products separately, and to improve the yields, the nitration was just carried out using dilute HNO3. फर्दर लिखिए, H2SO4 was removed
due to its strong oxidizing nature, due to its strong oxidizing nature, and to decrease the reactivity, the concentration of HNO3 was reduced. The concentration of HNO3 was reduced. However, एक लाइन और लिखते हैं, however, even in this case, the yields were slightly less. The yields were slightly less because the yields were slightly less because even dilute HNO3 is a bit of oxidizing agent, देखो बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, मैं पहले पूरी बात बता दूं, उसके बाद बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। हमें दो चीजें क्या इंप्रूव करनी है आपको मालूम है ना, एक तो हमें ऑर्थो और पैरा अलग अलग रिंग में चाहिए, ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, दूसरा हमें यील्ड्स भी चाहिए प्रॉपर। तो हमने दो चेंजेस करे। पहला चेंज तो हमने ये करा कि हमने H2SO4 को हटा दिया, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें लगा कि मोस्ट ऑफ द रिंग वेस्ट हो रही थी इस ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से, तो हमने सोचा H2SO4 हटा ही देते। H2SO4 ना एक्चुअली वैसे भी इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है। H2SO4 हटा दोगे तो प्रोडक्ट तो वही मिलेंगे, लेकिन रिएक्शन थोड़ा धीरे हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे हो जाएगा, एटलीस्ट प्रोडक्ट तो सही मिल जाएंगे। तो हमने H2SO4 हटा दिया। हमने सोचा शायद H2SO4 हटाने से अब रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगी, तो हमें यील्ड बढ़ी हुई मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमने ये चेंज करा कि इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वी ट्राइड टू यूज डाइल्यूट HNO3। अब आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि डाइल्यूट HNO3 का मतलब तो हमने पानी और ज्यादा बढ़ा दिया, इससे तो फिर फिनॉक्साइड बनेगा। देखिए फिनॉक्साइड तो बनना ही है, उसे तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जहां आप HNO3 लोगे या तो डाइल्यूट लोगे या कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, पानी ज्यादा या कम होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी पानी होगा तो फिनॉक्साइड बन जाए, ठीक है। तो डाइल्यूट इसमें वाटर तो आएगा ही है, लेकिन द ओनली थिंग इज दैट कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को जब आप डाइल्यूट HNO3 कर रहे हो तो क्या आप HNO3 की कंसेंट्रेशन रिड्यूस कर रहे हो? मतलब कंसेंट्रेटेड से डाइल्यूट लाना मतलब कंसेंट्रेशन डिक्रीज करना, और कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। आपने क्लास 11 में पढ़ा था और मैंने आपको जब SN1 करवा रहा था तब भी बताया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज की कंसेंट्रेशन कम कर दोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो देखो हमें इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम करनी, एक तरीका तो ये था कि हम इसकी एक्टिवेटिंग नेचर कम कर दें। इसकी एक्टिवेटिंग नेचर तो हम कम कर नहीं पा रहे, तो हमने सोचा हम इसकी कंसेंट्रेशन कम कर देते हैं, ठीक है भाई। ये तो फिनॉक्साइड बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे वाटर रहेगा ही, तो इसकी एक्टिवेटिंग नेचर तो हम कम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक्टिवेटिंग नेचर कम नहीं कर पा रहे तो कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बना दो, रिएक्टिविटी कम कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाइल्यूट तो इसलिए करा ताकि एक ही रिंग में तीनों जगह अटैक ना हो, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो हमें लगता है ऑर्थो और पैरा अलग अलग मिलने चाहिए। और H2SO4 हमने इसलिए हटा दिया ताकि यील्ड्स बढ़ जाए, ठीक है। तो आप देखिए जब हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा तो एक इंप्रूवमेंट तो परफेक्ट हो गई, हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट अलग अलग मिले। कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने से रिएक्टिविटी कम हो गई, अब ऑर्थो अलग रिंग में और पैरा अलग रिंग में मिलेगा। एक इंप्रूवमेंट तो परफेक्टली अटेन हो गई, जो हम चाहते थे कि एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन ना हो वो नहीं हो। लेकिन दूसरी इंप्रूवमेंट कुछ परसेंट हुई। दूसरी इंप्रूवमेंट ये कि यील्ड्स जो हमें बढ़ानी थी ना, पहले के कंपैरिजन में तो यील्ड्स बढ़ी है डेफिनेटली, लेकिन 100% यील्ड अभी भी नहीं, स्टिल स्लाइटली लेस यील्ड्स, स्लाइटली लेस
यील्ड्स, और उसका रीजन ये है कि इवन डाइल्यूट HNO3 भी थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, ये तो बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। हमने H2SO4 तो हटा ही दिया, कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट कर दिया, लेकिन डाइल्यूट HNO3 भी थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, इसलिए थोड़ी बहुत फिनॉल को तो अब भी वेस्ट कर रहा है। बट द ओनली थिंग इज दैट कि पहले 80% वेस्ट हो रही थी, 20% मिल रही थी, अब मान लीजिए कि 20% वेस्ट हो रही है, 80% मिल रही है, ठीक है, बहुत इंप्रूव आई यील्ड्स में, लेकिन हम चाहते हैं कि 100% इंप्रूवमेंट आए, तो हम इसका सी पार्ट भी करेंगे फर्दर यील्ड बढ़ाने के लिए। लेकिन पहले पढ़कर देखो थ्योरी में जो मैंने लिखवाया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस गौरी, तो एक डाउट है कि मतलब इसमें भी फिनॉक्साइड तो बन ही रहा है, तो इसमें भी एक प्रोडक्ट ये भी क्यों नहीं बन रहा कि तीनों NO2 लग रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमने डाइल्यूट HNO3 ले लिया, डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रो की कंसेंट्रेशन कम हो गई, ठीक है। ये याद रखिए, अब मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि फिनॉक्साइड तो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे फिनॉक्साइड की वजह से ही एक ही रिंग में तीनों जगह NO2 लगा था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे फिनॉक्साइड बनना रोकना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम फिनॉक्साइड बनना रोक नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी एसिड लेंगे उसमें वाटर तो हो गई, वाटर तो आएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फिनॉक्साइड बनना रोक पाए, हमने सोचा किसी और तरीके से रिएक्टिविटी कम करते हैं, तो हमने जब कंसेंट्रेटेड HNO3 को डाइल्यूट HNO3 बना दोगे ना गौरी, तो HNO3 की कंसेंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से नाइट्रो उतने जनरेट नहीं होंगे कि एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन कर पाए, तो अब आपको अलग अलग रिंग में मिलेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, यस। हाँ वही मैंने लिखवाया, आप पढ़कर देखो, इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी कम हो जाना, ठीक है, तो यहाँ रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बताइए सब लोगों ने पढ़ा और समझ में आया थोड़ा बहुत, ये नोट करिए। करा नोट आप लोगों ने? सी पार्ट पे आते हैं। पहले बताइए, सी पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपको पता है कि अब हमें और क्या इंप्रूव करना बचा है, क्या करना है फर्दर, बेटर यील्ड बढ़ानी, प्रोडक्ट अलग अलग बनाने थे वो तो हो गया, बस यील्ड बढ़ानी और रह गई है, तो यील्ड और कैसे बढ़ाएं। हम बोल रहे हैं कि ये भी एक थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमने सोचा इसे और हल्का कर दे, और हल्का कैसे करें, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट बना दिया, डाइल्यूट से क्या बनाए, ठीक है, कि बिल्कुल ही ऑक्सीडाइज ना करें, देखते हैं क्या बनाएंगे। सी पार्ट लिखिए, in order to further improve the yields, in order to further improve the yields, we tried using HNO2 instead of HNO3, HNO2 instead of HNO3. We tried using HNO2 instead of HNO3. However, in this case, although the yields were 100%, although the yields were 100%, but we obtained nitroso products instead of nitro product. We obtained nitroso product
इंस्टेड ऑफ नाइट्रो प्रोडक्ट। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थी। हमने दो चेंजेस करे, एक तो H2SO4 को हटाई दिया और कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने से ऑक्सीडाइजिंग नेचर थोड़ी कम हुई लेकिन खत्म नहीं हुई, अभी भी थोड़ी बहुत ऑक्सीडाइजिंग नेचर रही। इसे बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी ऑक्सीडाइजिंग ना हो ताकि बिल्कुल भी रिंग वेस्ट ना हो। तो हमने सोचा HNO2 ले लेते हैं, नाइट्रस एसिड, वो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हमने सी पार्ट में नाइट्रस एसिड लेकर देखा, HNO2। इससे क्या हुआ कि हमें जो दो प्रोडक्ट मिले ना वो अलग अलग रिंग में मिले और 100% यील्ड के साथ भी मिले, लेकिन वो नहीं मिले जो हमें चाहिए थे, कुछ और ही मिल गया। ठीक है, देखिए हमें यहां पे मिला फिनॉल के ऑर्थो पे NO और पैरा पे NO। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 100% यील्ड्स। अभी आप नोट नहीं करिएगा, पहले समझिए। देखिए जब आप HNO3 यूज करते हो ना तो आप इस प्रोसेस को, इसको या इसको बोलते हो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। लेकिन जब आप HNO2 यूज करते हो तो इसे बोलते हो नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन। देखो एक्चुअली शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। HNO3 ये होता है HONO2, HONO2, और HNO2 है ये HON डबल बॉन्ड O। ये यहां पे क्या होता है कि रिंग का एक H और ये यहां से वाटर, ये वाटर निकल रहा है, ये H और ये OH, ये वाला H और ये OH, तो क्या बचा, वो NO2 लगा यहां पे। ठीक है, लेकिन यहां पे जब H और OH निकलेगा तो बचेगा क्या, NO। तो HNO2 लेने से NO लगता है, NO2 नहीं लगता। तो मैंने HNO3 लेने से तो NO2 लगता है, लेकिन HNO2 लेने से NO लगता है। तो हमें यील्ड्स तो 100% मिल गई क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, इनको वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन हमें वो प्रोडक्ट तो नहीं मिला जो हमें चाहिए था, हमें तो नाइट्रो चाहिए था, हमें नाइट्रो से मिल गया। बट द गुड थिंग वाज दैट कि यील्ड्स तो मिली ना हमें 100%। अब हमने सोचा कोई बात नहीं, यील्ड 100% हो गई, अब ये जो प्रोडक्ट मिले ना इसे हम फर्दर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कर देते हैं, NO को NO2 में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने फर्दर क्या करा, इन प्रोडक्ट्स को, मैंने आपको ये नहीं लिखवाया ना थ्योरी में, फर्दर लास्ट लाइन क्या लिखवाई मैंने, इंस्टेड ऑफ नाइट्रो प्रोडक्ट। अभी मैं इसके आगे ना एक थ्योरी और लिखूंगा, अभी रिएक्शन मत नोट करना, समझ लो। हमने यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 यूज करा। डाइल्यूट HNO3 जो मैंने यहाँ पे बताया था इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा, ये जो NO है ना इन्हें ऑक्सीडाइज करके NO2 में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। और ये प्रोडक्ट हमें 100% यील्ड के साथ मिलता है। अब आप बताइए क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कि जब हमने इसे HNO3 को ऑक्सीडाइज करा, NO2 में कन्वर्ट हो गया, 100% यील्ड गई, इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपके माइंड में? बस और किसी के माइंड में नहीं है? yes, अगर मैं इतना बोल दूं तो आप सेटिस्फाइड हो इससे? बोलिए सर। हाँ बोलिए रोहित। सर सेकंड वाले स्टेप में हमने ये थर्ड वाला स्टेप वाला काम क्यों नहीं किया कि मतलब जैसे सेकंड वाले स्टेप में डाइल्यूट HNO3 के बाद अगर हम उसको HNO2 से रिएक्ट कराते हैं सर, फिर नहीं मिल सकता था ये वाला प्रोडक्ट? पहले डाइल्यूट HNO3 से करवाते और फिर यहीं पे HNO2 से करवाते। यस सर। उससे क्या होता, उससे तो HNO2 एक NO और लगा देता इस पे, ये तो लगे ही रहते, और NO और लगा देता कहीं पे, वो उसका काम तो NO लगाना है। देखिए डाउट ये होना चाहिए आपके माइंड में, आपसे भी पूछूंगा वही होगा आपका भी डाउट, ये होना चाहिए कि यहां तो हम बोल रहे थे कि डाइल्यूट HNO3 ने फिनॉल को वेस्ट कर दिया, जब हम यहां HNO3 यूज करेंगे तो क्या ये फिनॉल को वेस्ट नहीं कर देगा थोड़ा बहुत फिर से? बताओ, यही डाउट है। और ये आपके माइंड में नहीं आया कि जब हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडाइज करके NO को NO2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या अब ये HNO3 इसको वेस्ट नहीं कर देगा?
जैसे यहाँ पे वेस्ट कर दिया था है। अब बताइए मेरी बात सुन के आया किसी के माइंड में डाउट, या क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं? सर आगे समझ। सर पर वो फिनॉल डाउट है? थोड़ी ना अगर आ गया तो डाउट है। आपने कुछ बोला गौरी? सर मैं कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, पर मेरे को ये बोलना है कि वो फिनॉल थोड़ी ना ऊपर वाला, अब तो वो सब Exactly. चेंज हो गया। बिल्कुल, मैं बताता हूँ क्या। देखो हुआ क्या है एक्चुअली, विशेष आप भी ध्यान से सुनिएगा। जब OH था ना, तो OH बहुत एक्टिवेटिंग था, और OH की एक्टिवेटिंग नेचर की वजह से रिंग बहुत सेंसिटिव हो रही थी, और सेंसिटिव होने की वजह से ये उसे ऑक्सीडाइज कर रहा था। लेकिन अब OH के साथ NO भी लग चुका है, और NO एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर OH एक्टिवेट कर रहा है तो NO उसे डीएक्टिवेट कर रहा है, NO इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब ये रिंग उतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं रही, और अगर ये रिंग सेंसिटिव नहीं रही तो HNO3 अब यहाँ पे इस रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, बल्कि बाहर लगे हुए NO को ऑक्सीडाइज करेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? देखो ऐसे तो हम रिंग्स पे कई बार नाइट्रेशन करते हैं, और भी फंक्शनल ग्रुप है, वहां तो हमने कभी नहीं कहा कि रिंग वेस्ट होती है। वो फिनॉल के केस में हो रही है, क्योंकि फिनॉल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो रिंग को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा NO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेट कर देता है। OH ने जितना एक्टिवेट करा है NO ने वापस डीएक्टिवेट कर दिया, तो रिंग उतनी सेंसिटिव रही नहीं, और रिंग सेंसिटिव नहीं रही तो HNO3 अब रिंग को वेस्ट नहीं करेगा, बाहर लगे हुए NO को ऑक्सीडाइज करके NO2 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए आपको वही यील्ड 100%। अब तो कोई डाउट नहीं है? बताइए, क्लियर हो गया विशेष? यस सर। अभी पहले एक थ्योरी और लिखनी है, उसके बाद ये रिएक्शन नोट करना। आपने जो भी लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, उसी के आगे लिखो। आपने लास्ट लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ नाइट्रोप्रोडक्ट, however these nitroso products are further oxidized to 100% nitro products using dilute HNO3, और ये सी पार्ट नोट कर लीजिए आप। सो नोट करा आपने? यस सर।
आप लोगों ने कर लिया नोट? ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड रिएक्शन, नाइट्रेशन। अब हम आते हैं थर्ड रिएक्शन पे, सल्फोनेशन। उसमें हम कुछ बहुत ज्यादा अनयूजुअल बिहेवियर डिस्कस नहीं करने वाले, सिंपल रिएक्शन है। सल्फोनेशन हेडिंग, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप लगता है रिंग, और सल्फोनेशन करी जाती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। यहां पे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे। ऑब्वियसली रिंग वेस्ट भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन वेस्ट होने के बाद जो कुछ बचेगा हमें उस पर ध्यान देना है कि क्या मिला। तो लिखिए, when phenol is treated with concentrated H2SO4, when phenol is treated with concentrated H2SO4, then sulfonic acid group is substituted over the ortho and para positions in separate rings due to its bulkier nature. एक स्टेटमेंट और लिखिए नेक्स्ट लाइन में, at low temperature the ortho product is obtained in major amount. But at high temperature, the para product predominates. देखिए, दिस इज फिनॉल और हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे। मैं इस तरह से बना देता हूं, लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम ही मिलेंगे आपको। फिनॉल के ऑर्थो पे SO3H प्लस पैरा पे SO3H। देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे पिछले रिएक्शंस में आपने देखा कि क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो वाटर तो रहा ही होगा। वाटर रहा होगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, तो एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगी क्योंकि SO3H इज अ वेरी बहुत बड़ा ग्रुप होता है साइज में, और बल्कियर होने की वजह से एक ही रिंग में जब बराबर में लगेंगे ना तो वो टकराएंगे, ठीक है, हिंडर करेंगे। तो ये SO3H अपनी बल्की नेचर की वजह से एक ही रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड भी नहीं हो पाता, ना ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ना डाई सब्स्टिट्यूटेड, एक रिंग में एक ही लगेगा। ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपका वो एक नेचुरल इंप्रूवमेंट आ रही है कि आपको ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। SO3H बहुत बल्कियर ग्रुप होते हैं, एक ही ग्रुप में तीन नहीं लग पाता। ठीक है, यील्ड्स जरूर थोड़ी बहुत कम मिल रही है यहाँ पे, 100% यील्ड नहीं है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसको वेस्ट तो कर रहा हूं, बट हम यील्ड्स पे यहाँ पे कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे। लेट इट बी, यील्ड कम मिलने दो, हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी यही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। डिफरेंस क्या है फिर मैं आपको बता देता हूँ टेम्परेचर का।
प्रोडक्ट सब जगह दोनों जगह सेम ही है, बस ये है कि अगर आप 30 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पे करते हो तो आपको ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है ना ये मेजर मिलता है और ये माइनर होता है। लेकिन अगर आप 30 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे करते हो तो ऑर्थो वाला माइनर हो जाता है और पैरा वाला मेजर हो जाता है। ये चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी जो मैंने नाइट्रेशन को लेके करवाया ही करवाया। थोड़ा बहुत कॉम्पिटेटिव टच भी है इसमें, लेकिन ये काम का है आपके। अब देखिए ध्यान से, मैं इसका रीजन बता दूंगा आपको। ये OH और ये SO3H, दिस इज समवॉट SO3H, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस तरह की, और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लो टेम्परेचर पे तो सस्टेन्ड हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तो ये प्रोडक्ट बहुत स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बन जाए। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, ये बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूटने की वजह से फिर ये पैर प्रोडक्ट डोमिनेट करने लगता है, यहाँ पे हिंड्रेंस आने लगता है। देखो है तो यहाँ पे हिंड्रेंस बराबर बराबर में लगे हुए, हिंड्रेंस तो है, लेकिन उस हिंड्रेंस के ऊपर भी डोमिनेट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हिंड्रेंस को भी स्टेबलाइज कर देती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तो जुड़ गए, तो हिंड्रेंस वहां पे मैटर नहीं करेगी। तो लो टेम्परेचर पे इन स्पाइट ऑफ द हिंड्रेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऊपर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड हो जाता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए लेस यील्ड्स में मिलता है। बस इतना है। ये समझ में आया सब लोगों को? यस सर। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है। देखिए आफ्टर दीज थ्री रिएक्शंस अब आप अगली हेडिंग डालेंगे, सम नेम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। सम नेम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। Some name reactions of phenol। फिनॉल के दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक है रीमर-डीमैन रिएक्शन और एक है कोलबेज रिएक्शन। तो सबसे पहले रीमर-डीमैन रिएक्शन हेडिंग डालें। RIE, रीमर-डीमैन रिएक्शन। RIEMERTIEMANN।
ये हमें डायरेक्ट रिएक्शंस देखने हैं, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं करना, लेकिन बिना मैकेनिज्म के भी आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। लिखिए इसमें, when phenol is treated with chloroform in excess of NaOH, followed by its hydrolysis, then salicylaldehyde is obtained. देखिए सब लोग ध्यान से, नोट नहीं करिएगा, पहले पूरा रिएक्शन देखिए उसके बाद नोट करिएगा। फिनॉल को CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म एंड NaOH एक्सेस में लेना है NaOH। सो एक्सेस NaOH की प्रेजेंस में जब आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवाते हैं फिनॉल को, तो इस पहले स्टेप में दो चेंजेस आपको नजर आएंगे। एक तो आपको याद होगा, हमने फिनॉल के एसिडिक नेचर में हमने देखा था कि एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ वाटर बना लेती है। तो NaOH के साथ क्या होगा, ये जो Na है इसके H को डिस्प्लेस कर देगा, ONA बन जाए ऊपर, ठीक है। एंड इवन दैट ONA इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो CHCl3 में से CHCl2 एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे अटैक। आप पहले देखिए, एक तो ऊपर तो ONA हो गया और ऑर्थो पे CHCl2 और कॉरस्पॉन्डिंगली एक पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा साथ साथ। देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको, आप बस ये कैलकुलेट करो कि साइड प्रोडक्ट में क्या क्या रिलीज हुआ है, आपको अपने आप समझ में आएगा रिएक्शन। जब ये Na यहां पे अटैक करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो ये H इस बचे हुए OH के साथ वाटर निकालेगा एक तो, ठीक है। वाटर कहां से निकला समझ में आया? CHCl3 को हम ऐसे लिख सकते हैं CHCl2Cl। तो इस CHCl2 ने ये बॉन्ड हेटेरोलेटिकली ऐसे टूटा, Cl नेगेटिव अलग हो गया, CHCl2 पॉजिटिव हो गया, इसने एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे अटैक करा, तो यहां से H निकला होगा, वो H इस Cl के साथ HCl बनाएगा। तो पहला स्टेप समझ में आया, CHCl3 में से CHCl2 एक बार ऑर्थो और पैरा पे लगा और NaOH ने ऊपर सोडियम फेनॉक्साइड कर दिया। अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक्सेस NaOH लिया, तो NaOH अब भी बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ NaOH अब इस CHCl2 पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये एक्वस NaOH, ठीक है, दिस इज एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH आपको पता है एल्काइल हैलाइड्स में हमने रिएक्शन देखा था कि किसी भी एल्काइल हैलाइड को जब हम एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करवाते थे, तो ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करके हैलोजन को निकाल देता था। तो ये दो हैलोजन लगे हुए हैं ना, तो यहां से दो OH नेगेटिव एक एक करके यहाँ पे अटैक करेंगे और दोनों Cl को हटा के दो OH लग जाएंगे, जैसे अल्काइल हैलाइड पे होता था, ठीक है। पहले एक OH जाएगा, ये एक्सेस में, ये देखने में एक दिख रहा है बट दिस इज इन वेरी लार्ज अमाउंट, एक्सेस है हमारे पास। तो एक OH जाएगा, Cl को हटा के OH लगेगा, फिर दूसरा अटैक करेगा, दूसरे Cl को भी हटा देगा, तो ये हो जाएगा CHOH होल ट्वाइस। यहाँ पे भी CHOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो अगला स्टेप देखिए, वो अभी नोट बाद में एक साथ कर लेना, पहले देखते जाओ। तो यहां पे CHOH होल ट्वाइस और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पैरा प्रोडक्ट में भी यही होगा, ONA के पैरा पे CHOH होल ट्वाइस। इस स्टेप में एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। और एरो पे हम माइनस क्या लिखें, क्या साइड प्रोडक्ट निकला होगा बताओ? NaCl। OH ने यहां अटैक कर दिया, यहां से Cl हटा, वो Cl Na के साथ NaCl बनाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप में एक तो हम इसे हाइड्रोलाइज करें। हाइड्रोलाइज तो हम इसलिए कर रहे हैं
ताकि ये ONA बॉन्ड क्लीव हो जाए यहां से और वापस ये फिनॉल बन जाए। देखिए हाइड्रोलिसिस पे यहां से बॉन्ड टूटेगा, वाटर का H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, तो हम वापस इसे फिनोलिक फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो हम इसलिए हाइड्रोलिसिस करते हैं। और एक चेंज इसमें अपने आप होता है। देखो आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये याद रखिएगा, एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस, हिंडर करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 OH तो लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक कार्बन पे जब 2 OH लग गए तो ये हिंडर्ड मॉलिक्यूल होगा, ये भी हिंडर्ड होगा, तो ये अपनी हिंड्रेंस को ओवरकम करने के लिए वाटर निकाल देगा, देखो H2O। तो आप कैलकुलेट करो, यहां से अगर H2O निकल गया तो बचेगा क्या, क्या CHO बचेगा, ठीक है। तो वो चेंज अपने आप हो जाएगा। आप देखेंगे हाइड्रोलिसिस पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो हमने OH बना दिया ऊपर का, ये तो हमने बनाया हाइड्रोलिसिस, ये अपने आप ही हो जाएगा, इसमें से वाटर निकलेगा, ये अपने आप CHO बन जाएगा, प्लस इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक पैरा प्रोडक्ट भी होगा। इस एरो पे माइनस क्या क्या हुआ, एक तो माइनस NaOH, ये जो NaOH निकला, और यहां से वाटर निकला। ये याद रखिएगा, रिंग के ऊपर अकेले CHO को बेंजल्डिहाइड कहा जाता है, और CHO और OH के कॉम्बिनेशन को सैलिसाइल्डिहाइड कहा जाता है। ये ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड है, ये पैरासैलिसाइल्डिहाइड है। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिंग-मटीरियल रिएक्शन, ये नोट करिए। कर लिया नोट? आप लोग लीव करते जा रहे हो एक एक करके, ये 6:15 तक क्लास है, 31 थे 21 रह गए। याद है ना 6:15 तक है क्लास, आपको याद है ना? नहीं याद? कल बताया तो था, मैसेज करा था, सबको मिला था ना?
नहीं मिला क्या? नए रिवाइज टाइमिंग्स भेजे थे मैंने आपको, सब मिल गया। उसमें 11th का भी था, 12th का भी था, सारे बैचेस का था। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसके बाद कोई बैच तो नहीं होता ना? ठीक है, चलिए देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया, मिटा दूं इसे। एक रिएक्शन और देख लो, बस 5 मिनट लगेंगे। कोलबेज रिएक्शन, स्पेलिंग लेता हूं। कोलबेज रिएक्शन, लिखे इसमें, when phenol is treated with NaOH in presence of CO2, when phenol is treated with NaOH in presence of CO2, NaOH in presence of CO2, followed by its hydrolysis, then salicylic acid is obtained. Salicylic acid is obtained. देखिए ध्यान से, ये फिनॉल है। सबसे पहले हम इसे NaOH से रिएक्ट करवाएंगे। सो NaOH से रिएक्ट करवाने पे दिस इज लाइक एक्वस NaOH, तो ये Na इस H को डिस्प्लेस करेगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, जिसमें O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव होता है। यहाँ पे वाटर निकला साइड पर। अब इसे आप CO2 से रिएक्ट करवाएंगे। CO2 में आपको समझाने के लिए ना ऐसे लिखो, दिस इज CO2। वैसे तो ये लीनियर होता है, ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लेकिन मैंने भी आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा। अब देखिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिस इज CO2। देखो आपको मालूम है CO2 में ऑक्सीजन पे तो पार्शियल नेगेटिव होंगे और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस रिंग पे O पे नेगेटिव है, तो ये पूरा फिनॉक्साइड ना, रिंग के ऊपर जो ऑक्सीजन है, ये पूरा फिनॉक्साइड इस कार्बन के पैक में अटैक करेगा, पीछे अटैक करेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन इसके पीछे अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा और उस O पे Na आ जाएगा। तो मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, वो देखकर बताना आपको समझ में आया कि नहीं। OCOONA, देखिए इस O ने यहां से इस कार्बन के पीछे, मैं बना देता हूं एरोज, इसने यहां अटैक करा, ठीक है। इस कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ी, तो इसने यहां से एक बॉन्ड तोड़ दिया और ऑक्सीजन की जैसी वैलेंसी कम होगी तो Na उसके आगे चला जाएगा, तो O के आगे C डबल बॉन्ड ONA वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये आया समझ में? बट दिस इज जस्ट अ वेरी शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट। ये एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट है, हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है पहले वो सुन लीजिए। कार्बन के आसपास ये जो ऑक्सीजन है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। आपने क्लास 11th में VSEPR थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और उसमें पढ़ा था आपने कि लोन पेयर रिपल्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होती है, बॉन्ड पेयर में भी होते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन होती है। और एक कार्बन के आसपास इतने सारे लोन पेयर पास में इकट्ठे हुए, तो ये बहुत ही स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस चलते, ठीक है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ करेगा। ये आपको ऐसे लोन पेयर दिखाने नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। तो ये मैं बस इसके नीचे लिख देता हूं, ये O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव है। दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इसमें एक रीअरेंजमेंट होगी, ये यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगी,
मान लो ये वाला बॉन्ड हेटेरोलेटिकली टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, तो बताइए अगर ये वाला बॉन्ड हेटेरोलेटिकली टूट के ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चीजें रिंग के ऊपर अटैक कर देती हैं, तो ये जैसी पॉजिटिव बनेगा ना, ये पूरा पूरा COO ये नियरेस्ट ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, और जैसे ही ये COO ऑर्थो पे अटैक करेगा तो यहां से एक H निकलेगा, वो H निकल के ऊपर O पे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली एक रीअरेंजमेंट के बाद आप देख के बताओ ये समझ में आया कि नहीं? हिंड्रेंस ओवरकम करने के लिए ऊपर तो हो गया OH और यहां आ गया COONA, ये CONA ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो पे से H निकल के ऊपर O पे चला गया, तो उससे बहुत सारे जो लोन पेयर आसपास कंसंट्रेटेड तो थोड़े दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो गए, तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया, और फाइनली आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने पे यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगी, वाटर का H यहां और OH यहां आएगा, लेफ्ट में देखिए एसिड बन जाएगा वो, तो ये बन जाएगा COOH प्लस NaOH। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था कि यहाँ पे CHO होता तो आप उसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, COOH है तो आप बोलोगे सैलिसिलिक एसिड, तो ये सैलिसिलिक एसिड है। दिस इज कोल्बेज रिएक्शन, ये नोट करिए। हो गया, नोट करा? देखिए वैसे तो इससे रिलेटेड एक चीज और बतानी है, बट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इतना कर लीजिए आज आप। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर गुड इवनिंग। सर यस सर। विशेष। सर हमारे यूटी में ना ये बायोमोलिक्यूल्स भी आ रहा है, तो सर आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग्स या फिर कुछ लेक्चर है? मैं देखता हूँ, भेज दूंगा, होगी मेरे पास रिकॉर्डिंग। मोनिका आप बोलो क्या कह रहे हैं? सर मैं पूछ रही थी कि ये जो स्टार्टिंग में पाई बॉन्ड की लोकेशन है इसमें ये अलग है, और जो आगे रिएक्शन में है मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप बना लो, वैसे बना लो। अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है।